हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। पिछले वीडियो में हमने जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट और लिसिडस के बारे में चर्चा कर लिया है। इस वीडियो में हम उनके अन्य लिटरेरी वर्क्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चूंकि यह वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने व सुनने को मिलेंगे, इसलिए आप भी इसका नोट्स बनाते चलिएगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। मिल्टन का एक और ग्रेट वर्क है पैराडाइज रिगेंड, और यह पैराडाइज लॉस्ट की तरह ही यह भी एक एपिक पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैराडाइज लॉस्ट का ही यह सीक्वल है पैराडाइज रिगेंड। इट इज ए सीक्वल टू पैराडाइज लॉस्ट, और जो पब्लिश हुई थी 1671 में, और इसमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 4। इसके टोटल 4 बुक्स हैं और नंबर ऑफ लाइन्स 2065। इसमें जो लाइन्स हैं वो 2065 हैं। और वहीं यदि हम पैराडाइज रिगेंड के थीम की बात करें तो इसका थीम है क्राइस्ट टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस। इसमें मिल्टन क्या है कि मिल्टन शोज द डिबेट्स बिटवीन क्राइस्ट एंड सैटन। सैटन ट्राइज टू टेम्प्ट टू क्राइस्ट बट ही फेल्स। दिस बुक इज कंपोज्ड एट हिज कॉटेज इन चैलफोर्ड सेंट गिल्स इन बकिंघमशायर। और पैराडाइज रिगेंड जो है वो इनके एक मित्र थे मिल्टन के, जिनका नाम था डॉक्टर थॉमस एलवुड। डॉक्टर थॉमस एलवुड के एडवाइस पे ही मिल्टन ने इस बुक को लिखा था। इट वाज कंपोज्ड एट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड डॉक्टर थॉमस एलवुड। और इसकी जो स्टोरी है, मिल्टन ने इसकी स्टोरी फर्स्ट वर्जन ऑफ सेंट लुक गॉस्पेल से ली है। मिल्टन हैज टेकन द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन ऑफ सेंट लुक गॉस्पेल। मिल्टन का अगला पोएम है कॉमस। कॉमस इज अ मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी। अब ये मास्क क्या होता है? मास्क वो होता है जिसमें परफॉर्मर अपने चेहरे पे मास्क लगाकर परफॉर्म करते हैं। यह पोएम पब्लिश हुई थी 1634 में, और इसका सब टाइटल है द ट्रियम्फ ऑफ वर्च्यू। द ट्रियम्फ ऑफ वर्च्यू इसका सब टाइटल है, अर्थात अच्छाई की विजय। वहीं यदि हम कॉमस के थीम की बात करें तो इसका थीम है अ विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेज। बुराई पर अच्छाई की विजय। यह स्टोरी जो है वो 2 ब्रदर्स और उनके एक बहन द लेडी के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। इसमें उनके बहन का स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, बट उसको नाम दे दिया गया है द लेडी। इन्हीं के आसपास ये स्टोरी रिवॉल्व करती है, घूमती है। एक्चुअली कॉमस जो है वो बैकस एंड सर्सी का बेटा है। बैकस द गॉड ऑफ वाइन, और सर्सी जो है वो जादू टोना वाली महिला है। एक्चुअली क्या होता है कि दोनों भाई और बहन एक जंगल के रास्ते से जा रहे होते थे, और कुछ समय के लिए वे सेपरेट होते हैं। जब कॉमस द लेडी को अकेले पाता है, देखता है, तो वहां पे वह एक गडेरिया के रूप में, शेफर्ड के रूप में आता है, और ही ट्राइड टू सेड्यूस हर, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉडेस ऑफ वर्च्यू दोनों ब्रदर्स वहां पे आ जाते हैं और कॉमस के हाथों अपनी बहन को छुड़ा लेते हैं। खासतौर से यही इसकी स्टोरी है। और यह जो पोएम है वो हेनरी लोवेस के रिक्वेस्ट पर मिल्टन ने इसको लिखा था। हेनरी लोवेस के रिक्वेस्ट पर मिल्टन ने इस पोएम को लिखा था, और इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था लुडलो कासल में। लुडलो कासल में इसको परफॉर्म किया गया था अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने। अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने इसको परफॉर्म किया गया था, और अर्ल ऑफ ब्रिज को एक नया पोस्ट मिला था, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बनने की खुशी में इस पोएम को, इस कॉमस को परफॉर्म किया गया था अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने। मिल्टन का नेक्स्ट वर्क है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। यह एक ओड है जो क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करती है। इट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और जिस टाइम पे मिल्टन ने इस पोएम को लिखा था, उस टाइम पे मिल्टन की जो एज थी वह 21 ईयर्स थी। 21 साल की उम्र में इन्होंने इस ओड को लिखा था, और यह ओड 2 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन का है जो 4 स्टैंजा की है, यानी कि 4 स्टैंजा, और हर एक स्टैंजा 7 लाइन की बनी हुई है। वहीं दूसरा जो सेक्शन है द हाइम है, और द हाइम जो है वो 27 स्टैंजा की है, और हर एक स्टैंजा 8 लाइन की बनी हुई है। इस प्रकार से देखा जाए तो कुल 31 स्टैंजाज हो जाते हैं इसमें।
मिल्टन ने इस पोएम को 25 दिसंबर 1629 को लिखा था। 25 दिसंबर 1629 को इन्होंने क्रिसमस वाले दिन सुबह के टाइम पे इसको लिखा था और यह पोएम कहीं न कहीं एडमंड स्पेंसर से भी प्रभावित है। इसके बाद आता है सैमसन एगोनिस्टिस। सैमसन एगोनिस्टिस एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है जिसको कोरल ड्रामा भी कही जाती है। अब ये ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा क्या होती है? ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा वह ड्रामा होती है जिसको स्टेज पर परफॉर्म करने की बजाय उसको पढ़ा जाता है, वही होता है क्लोजेट ड्रामा। अच्छा, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। इसका जो नेचर है वो ऑटोबायोग्राफिकल है और इसको ग्रीक मॉडल पे लिखी गई है जो कि ब्लैंक वर्स में है। यह एक ब्लैंक वर्स में है। यदि हम इसके पब्लिकेशन की बात करें तो इसको भी पैराडाइज रिगेंड के साथ ही पब्लिश की गई थी 1671 में। 1671 में इसको पैराडाइज रिगेंड के साथ पब्लिश की गई थी और इसका टाइटल था पैराडाइज रिगेंड अ पोएम इन 4th बुक्स टू विच इज एडेड सैमसन एगोनिस्टिस। ध्यान दीजिएगा इसके टाइटल को, पैराडाइज रिगेंड अ पोएम इन 4th बुक्स टू विच इज एडेड सैमसन एगोनिस्टिस। अब आइए एक बार इसकी स्टोरी को समझते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। लेकिन इसकी स्टोरी को समझने से पहले एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इनके कैरेक्टर्स पे। सैमसन जो है वो सन ऑफ मनोवा का बेटा है। मनोवा फिलिस्तीन का एक गरीब आदमी है जिसका बेटा सैमसन है। और एक दूसरा कैरेक्टर है गवर्नर ऑफ गाजा। थर्ड कैरेक्टर है डालिला और फोर्थ कैरेक्टर एक है जो है हराफा। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जो सैमसन है वो एक शक्तिशाली रेसलर है और इसकी शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है उसके बालों के लट में। हिज फिजिकल स्ट्रेंथ इज इन लॉक ऑफ हिज हेयर। इससे क्या है कि उसकी शक्ति से, उसके स्ट्रेंथ से गवर्नर ऑफ गाजा को डर है और वह क्या करते हैं, एक उसके खिलाफ कंस्पिरेसी रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। वह क्या करते हैं, डालिला को सैमसन के पास भेजते हैं ताकि उसके शक्ति का, स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सके, उसके सीक्रेट क्या है शक्ति का। और डालिला उसके पास जाती है, अपनी सुंदरता की, अपने प्रेम के जाल में उसे फंसाकर उसके शक्ति का रहस्य जान लेती है। इसके बाद सैमसन को अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करके उसको एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पे और भी लोग इकट्ठे रहते हैं। वो हॉल जो है उसमें 100 पिलर्स लगे हुए हैं। वहाँ पे लोगों के सामने हराफा जो है वो सैमसन का मजाक उड़ाता है, उपहास करता है। इसके बाद जो सैमसन के पिताजी हैं मनोवा, वे गवर्नर ऑफ गाजा से और लोगों से अपील करते हैं, वे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे उसके बेटे को छोड़ दे। लेकिन इसका एक असर पड़ता है सैमसन पे, वह इंसल्ट फील करता है जिससे वह क्या करता है कि वहाँ पे जो पिलर्स होते हैं वो खींच देता है और सभी पिलर्स गिर जाते हैं। जितने भी लोग उस हॉल में बैठे रहते हैं वे सभी के सभी वहाँ पे मर जाते हैं। सैमसन भी वहीं पे मर जाता है। तो खास तौर से इसकी स्टोरी यही है।